सो स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोग को मिल जाएगा कि इस जो टेस्ट है उसके टॉपिक जो है वो कहां पर आप लोग को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मैं हर लेक्चर में बोलता हूं आपसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए, बट काफी सारे लोग ढंग से पढ़ते नहीं है, फिर कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं कि सर इसका टॉपिक कहां पर मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे प्रीवियस स्लाइड्स में दी गई इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता भी लग जाएगा कि इसके जो टॉपिक्स मैं आप लोग को एडवांस में जो बताता हूं वो कहां पर मिलते हैं। ठीक है, चलो एनीवेज, अब आपका समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट की शुरुआत करते हैं, एंड होपफुली आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आए होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बताइए कि एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट का मतलब क्या जीडीपी में ग्रोथ होता है, या फिर जो डेवलपमेंट होता है एक कंट्री के अंदर वो हमेशा जीडीपी में की ग्रोथ जो है वो दिखाता है। यानी कि एक कंट्री के अंदर, एक तो पहली चीज, अगर एक कंट्री की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है इसका मतलब एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये पहली चीज ये बताई गई है। दूसरी बात जो स्टेटमेंट में लिख रही है कि एक कंट्री के अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो वो, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री की जीडीपी भी जो है वो आगे बढ़ रही है, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बताइए इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो देखिए गाइस, ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट कैसे हैं तो इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बट फिर भी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन में इसमें आपको दे देता हूं। तो देखिए गाइस, जीडीपी की ग्रोथ का मतलब हमेशा डेवलपमेंट नहीं होता, या फिर अगर कोई कंट्री डेवलप कर रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के अंदर जीडीपी में ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। वो कैसे पॉसिबल है, तो अब इस चीजों को हम लोग देखते हैं। जैसे कि गाइस बात करें गंगा नदी को क्लीन करने के ऊपर हम लोग ने काफी ज्यादा पैसा लगाया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में गंगा नदी को क्लीन करने के ऊपर काम चल रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब देखिए, हम लोग ने जो रिवर को गंदा किया है उसको हम लोग क्लीन कर रहे हैं, क्या करके, हमारे पैसों का उपयोग करके। कि जो गंगा नदी को जो क्लीन किया जा रहा है उसमें जो पैसा लगा है वो हमारी जीडीपी का ही तो लग रहा है। तो क्या ये कंट्री की डेवलपमेंट दिखा रहा है? नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने साफ नदी को गंदा किया, अब उसको हम लोग जो है वो साफ कर रहे हैं, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो हम लोगों ने अगर यही पैसा, अगर हम लोग पहले से ही अगर नदी को पल्यूट नहीं कर रहे होते तो यही पैसा किसी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में लगाया जाता, राइट। अब चलो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई तो मैं आपको जेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताता हूं। हमारी कंट्री में जैसे कि हम लोग जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, जेलों की सुधार कर रहे हैं। अब ये जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो एक प्रकार का डेवलपमेंट है, बट एक्चुअल में कंट्री के लिए वो डेवलपमेंट या कंट्री की ग्रोथ जो है वो नहीं दिखलाता है। कैसे? क्योंकि कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तभी तो जेल्स वगैरह बनाए जाएंगे जिससे कि ज्यादा कैदियों को उसमें भरा जाए। तो कहीं ना कहीं एक कंट्री का डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा जीडीपी की ग्रोथ के साथ लिंक नहीं होता है। ना ही एक कंट्री जब डेवलप करती है तो वो हमेशा ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कर रही हो। तो इस प्रकार की कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप लोग को रखनी है। और देखो, एक तो महंगाई भी इसके ऊपर बेस हम लोग को देखने को मिलता है। अब किसी कंट्री की जीडीपी ग्रो कर रही है, राइट, अब जीडीपी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री डेवलप कर रही है। क्यों? क्योंकि महंगाई, इन्फ्लेशन का भी फिगर हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जीडीपी का फिगर भी आप लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट। बट यहां पर देखिए, जीडीपी जो है वहां पर यह मेंशन नहीं है कि जीडीपी जो कैलकुलेट की जा रही है वो कांस्टेंट प्राइस पे या बेस ईयर पे कैलकुलेट की जा रही है, या फिर मतलब जो रियल जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है। तो इसके बारे में यहां पर ये सब कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को क्लियर रखनी है, क्योंकि जब कुछ चीज यहां पर मेंशन नहीं हो एग्जैक्टली तो आप इसको इन्फ्लेशन से भी लिंक कर सकते हो। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट ही जो है वो गलत है, राइट। तो इस प्रकार के कंसेप्ट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसी प्रकार के कंसेप्चुअल चीजें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। गॉट इट? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आप लोग के लिए है। देखते हैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर लिखकर बता सकते हैं, और इसको थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर से लिंक करके भी आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है। बताइए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा। इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, क्योंकि जीडीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैलकुलेट नहीं करती है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये कैलकुलेट करती है। इसकी भी सेंट्रल स्टैटिस्टिक जो ऑफिस हम लोग को देखने को मिलता है वो कैलकुलेट करता है जीडीपी को। तो ये वाला स्टेटमेंट पहला तो बिल्कुल गलत ही होगा, और पहला स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर मिल चुका है 2 और 3। बट फिर भी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बात हो रही है कि बेस ईयर जो है गाइस वो आइडियली हर 5 सालों में चेंज होना चाहिए। तो ये अभी कुछ समय पहले बात की गई थी, इसी को लेकर चर्चा हम लोग को देखने को मिली थी बेस ईयर के चेंज को लेकर, कि बेस ईयर जो है वो 2017 और 18 जो है वो कर देना चाहिए। तो इसको लेकर अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में चर्चा की गई थी। तो इसीलिए हर 5 सालों में बेस ईयर को जो है वो चेंज करना आइडियली माना जाता है, क्योंकि इससे पता लगता है कि जो इकोनॉमी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि हर साल कोई नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, नई नई चीजें हम लोग को ग्लोबल लेवल पे भी देखने को
मिलती। तो एक अच्छे कंपैरिजन के लिए हर 5 सालों में बेस ईयर जो है वो चेंज करना चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें गाइस, तो इंडिया ने अभी रिसेंटली 2015 में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हुई हैं। किस चीज के लिए? जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए। पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी कैलकुलेट करते थे, अब नाउ हम लोग मार्केट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रॉस वैल्यू एडिशन के ऊपर बेस भी हम लोग जो है वो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग हर एक सेक्टर में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका पता लगा सकें, राइट। तो इसीलिए ये चेंजेस जो है वो भी रिसेंट पास्ट में किए गए। तो 2 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन से रीजन है जीडीपी के स्लो डाउन में, और इंडियन इकोनॉमी में जो जीडीपी का स्लो डाउन हुआ है उसको लेकर क्या इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन से रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाक से, क्या रीजन होंगे। तो इस प्रकार की आप लोग को, जो मैंने आपको जीडीपी पढ़ने के लिए कहा था, तो आप लोग को रिसेंट में जीडीपी से रिलेटेड क्या क्या संभावनाएं डेवलप हो सकती हैं उसको भी ध्यान में लेकर आपको तैयारी करनी थी। और ये तो काफी बेसिक चीज मैंने आपसे पूछी, और इसी प्रकार की बेसिक चीज आएंगी। अगर आप तैयारी सही डायरेक्शन में करोगे तो आप ये बेसिक चीज जो है वो करेक्ट कर जाओगे, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएंगे करेक्ट, राइट। तो अब देखो तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हम लोग को 1 और 4 देखने को मिलेगा, 1 और 4, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन एक वजह थी इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन लाने की, राइट। इसी के साथ साथ हमने देखा था कि ये तो हो ही नहीं सकता कि डिमांड का जो राइज है, अच्छा हाँ एक मिनट, डिमांड का राइज भी पॉसिबल हो सकता है जीडीपी के स्लो डाउन में, क्योंकि देखो डिमांड जब राइज होती है जब सप्लाई जो है वो कम होता है, अब सप्लाई कम होगा प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी जो है वो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो है वो गिरेगी। बट यहां पर स्लो डाउन की बात हो रही है, तो डिमांड का बढ़ना जो है वो स्लो डाउन को जो है वो नहीं दिखलाता है एग्जैक्टली। बट अगर हम लोग बात करें इसको दूसरे सेंस में देखने की कोशिश करेंगे, डिमांड कब बढ़ती है? जब सप्लाई जो है वो आती है, राइट, यानी कि जब सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होगी तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन कंट्री के अंदर नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी भी जो है वो गिरेगी कंट्री की, और स्लो डाउन भी इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो राइज इन डिमांड जो है वो एक फैक्टर आप जब मान सकते हो जब यहां पर सप्लाई की बात हो रही है, बट यहां पर सप्लाई की कोई बात नहीं है, तो इसलिए इस फैक्टर को आप नहीं ले सकते। जॉब्स की बात करें तो जॉब्स के बारे में कुछ चीजें यहां पर मेंशन ही नहीं है कि क्या बात की जा रही है जॉब्स की, राइट। जॉब्स बढ़ने की बात की जा रही है, घटने की बात की जा रही है, तो ये फैक्टर हो ही नहीं सकता। लोअर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाँ ये फैक्टर हो सकता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो गिरावट हम लोग को इसमें देखने को मिलेगी, स्लो डाउन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, जीडीपी का। तो ये वाली चीज आप लोग को इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज 1 and 4, 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब बात करेंगे चौथे स्टेटमेंट की, चौथे क्वेश्चन की। तो बताइए तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम होती है, तो ये आपको तब पता लगेगा जब आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो और ये देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, ये चीज यहां पर मेंशन्ड है, और ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, जब जीडीपी कैलकुलेट किसके ऊपर बेस्ड की जाती है, करंट प्राइस के ऊपर बेस्ड जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो नॉमिनल जीडीपी होता है। और रियल जीडीपी यानी कि जब बेस प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो रियल जीडीपी होता है। और हमारे यहाँ एट प्रेजेंट बेस प्राइस क्या है, 2011 और 12, 2011 और 12 का बेस प्राइस हम लोग को देखने को मिलता है। बट अभी रिसेंटली 2017 और 18 करने की बात की गई थी, ठीक है, बेस प्राइस को शिफ्ट करने की बात की गई थी, तो इसलिए ये वाला टॉपिक भी न्यूज में था। तो इस प्रकार से क्लियरिटी आप लोग को रखनी है टॉपिक पे, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 and 3, ये तीनों ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवें क्वेश्चन में आप लोग को तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। जल्दी से बताइए। इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्राइजेस का जो राइज होता है, यानी कि कुल मिला के इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। मैंने आप लोग से इन्फ्लेशन पढ़ने के लिए कहा था, तो यहां पर पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, राइट। तो ये पूछा गया है इन तीनों में से कौन सी वजह है जिसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है। तो जब मनी सप्लाई इंक्रीज होता है मार्केट में तब इन्फ्लेशन होता है, जब एकदम मनी जो है वो पैसा जो है वो मार्केट में भर जाता है, तो हाँ पैसा भर जाएगा तो लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ जाएगी, लोग परचेज करने लगेंगे, डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन राइज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ये वाला चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। जब सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो भी एक कारण है इन्फ्लेशन का, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वही सेम चीज जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करी, ये भी करेक्ट है। और जब इफेक्टिव डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, वही चीज, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट ही जो है वो एक जैसी चीजें जो है वो बता रहे हैं, राइट। बट जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी अलग टाइप की यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो उसके करेक्ट होंगे। और इसी प्रकार की चीज आप लोग को स्टेटमेंट जो होगा उसका मीनिंग, उसकी थोड़ी सी मतलब किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है इस मीनिंग का, यानी कि जो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो तीनों ही एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, बट वो स्टेटमेंट अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी चीजों की भी आदत डालो, एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करोगे तब जाकर इकोनॉमिक्स में आपको महारत हासिल होगी, ठीक है। और एकदम भी महारत हासिल नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि एग्जामिनेशन
क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओ। तो पांचवे का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। इस प्रकार के लेवल आपको सिविल सर्विसेज में देखने को मिलेंगे जो अभी आप देख रहे हो। अब देखिए इनमें से आपको तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और इसको भी थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर से लिंक करते हुए आपसे पूछा है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में बात हो रही है। महंगाई का मतलब क्या होता है? जब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, जब इंसान जो है वो किसी चीज को परचेज नहीं कर पाता है, तो भी एक इन्फ्लेशन का तौर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इन्फ्लेशन का मतलब कि परचेजिंग पावर में रिडक्शन हो जाना, कि चीजें इतनी महंगी हो गई कि लोग परचेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो ये वाले जो है ये चीज बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले तीसरी चीज की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है 4% का, और बैंड जो है वो ±2% हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 एंड 3 आप बिल्कुल करेक्ट मार्क कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने जानबूझकर 1, 2, 3 ऑप्शन आपके सामने नहीं रखा है। वो इसलिए नहीं रखा है क्योंकि देखो कुछ कुछ जगह पर ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये दोनों ही इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में उपयोग लिए जाते हैं, और कुछ कुछ जगह में ये मेंशन्ड है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ज्यादातर हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में उपयोग में लिया जाता है। हालांकि देखो डब्ल्यूपीआई सीपीआई ये दोनों ही चीज इन्फ्लेशन को मेजर करने के उपयोग में ली जाती है, बट एट प्रेजेंट आरबीआई जो है वो ज्यादातर सीपीआई के ऊपर काम कर रही है इन्फ्लेशन को जो है वो मेजर करने के लिए। तो देखो अगर ऑप्शन में सीपीआई आता है और डब्ल्यूपीआई आता है और बोथ आता है, तो देखो वहां पर चांसेस होंगे कि वो यूपीएससी या सिविल सर्विसेज किसको आंसर करेक्ट मानेगी, क्योंकि देखो आजकल ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि सीपीआई का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। हालांकि कॉमन अगर बात करें इंडिया के अंदर तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दोनों ही टर्मिनोलॉजीज का उपयोग किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी और होलसेल प्राइस इंडेक्स भी, राइट। बट फिर भी आप एक बार थोड़ा ऑप्शन को गौर से देखिएगा, यानी कि जो नीचे ऑप्शंस लिखे हैं उसको देखकर आप अपना आंसर मार्क कीजिएगा इस प्रकार के टॉपिक्स में। तो इसलिए मैंने यहां पर जानबूझ के 1, 2, 3 वाला ऑप्शन आपके सामने दिया ही नहीं था, राइट। तो ये वाली बात हो गई, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी 1 एंड 3। 7th क्वेश्चन की बात करें, डिफ्लेशन की बात हो रही है। मैंने आपसे इन्फ्लेशन के टाइप्स भी जो है वो पढ़ने के लिए कहे थे, तो आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। तो अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, तो डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन जो है वो उसमें गिरावट, या फिर जो नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर डेप्रिसिएशन लोकल करेंसी में, या फिर मनी सप्लाई में डिक्लाइन। तो देखो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने यहां पर मेंशन किया आपके सामने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट में नेगेटिव होना जो है ये डिफ्लेशन कहलाता है। तो ये बेसिकली एग्जैक्टली जो मीनिंग दिया गया है डिफ्लेशन का वो यहां पर आपसे पूछा गया था। तो ये नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो ये चीज आप थोड़ी सी क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। मैंने एज इट इज ये क्वेश्चन उठाकर आपके सामने मेंशन कर दिया जो प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में आया था, राइट, जिसका करेक्ट आंसर था नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। तो ये चीज आप लोग को क्लियरिटी रखनी है। और इसके अलावा बात करें इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है चारों ऑप्शन में से। बताइए फटाक से कि इन्फ्लेशन क्या सोसाइटी के लिए बेकार होता है, खराब होता है, डिफ्लेशन क्या अच्छा होता है सोसाइटी के लिए, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है, और आरबीआई क्या फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करती है। फटाक से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो पहली चीज की बात करें तो इन्फ्लेशन सोसाइटी के लिए बुरा होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इन्फ्लेशन सोसाइटी के लिए बुरा होता है। डिफ्लेशन अच्छा होता है सोसाइटी के लिए, नहीं, डिफ्लेशन भी बुरा होता है सोसाइटी के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो हाँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में ली जाती है। आरबीआई इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, सरकार इंप्लीमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी को। तो इसीलिए चौथा स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 एंड 3। 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1 एंड 3 है। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉमन मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके सामान्य उपाय आपसे पूछे जा रहे हैं, कॉमन मेजर्स आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या हो सकते हैं कि हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन, एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, और पर कैपिटा जीडीपी, या फिर इनमें से सभी। फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा पर कैपिटा जीडीपी, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की चीज है, कंट्री के डेवलपमेंट की बात नहीं पूछी जा रही है, एग्जैक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ की बात पूछी जा रही है। तो इस प्रकार के जो टर्म्स लिखे रहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, अक्सर टर्म्स पे ध्यान दिया करो, क्योंकि टर्म्स पे ध्यान नहीं दोगे मीनिंग
उस स्टेटमेंट का मीनिंग सोचने की कोशिश करोगे तो आप उलझ जाओगे। टर्मिनोलॉजी इसमें अच्छे से आप प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि यहाँ पर पूरा टर्म्स का खेल हम लोग को इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है, इसलिए तो लोग डरते हैं इकोनॉमिक्स से। तो इसलिए इसी की तैयारी आपको जो है वो शुरुआत से करनी है इस प्रकार से। और नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन की बात की जा रही है। नरसिम्हन कमेटी पढ़ने के लिए मैंने आपसे कहा था ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है। हालांकि प्रीलिम्स वगैरह में ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे आएंगे, बट आप मेंस में इसके बारे में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने नरसिम्हन कमेटी जानबूझ के आप लोग को यहां पर दिया जिससे कि आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बाय चांस अगर ऐसा आ जाए कि नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग रिफॉर्म सेक्टर से ही रिलेटेड नरसिम्हन कमेटी है, ठीक है। तो देखो इसमें पूछा गया कि सरकार ने नरसिम्हन कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया है एट प्रेजेंट। तो देखो एसएलआर सीआरआर का रिडक्शन रेट हम लोग को देखने को मिलता है, नरसिम्हन कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात करें कि कंपटीशन इंक्रीज करना है बैंकिंग सेक्टर में, बट यहां पर कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो मौका दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले जिससे कि कंपटीशन इंक्रीज हो। तो यहां पर पब्लिक सेक्टर की बात नहीं की गई थी, तो दूसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत है। दूसरा गलत है तो ऑब्वियस ही बात है चौथा गलत होगा, और चौथा गलत होगा तो ये तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी तो अभी अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। उस पर हम लोग को वेरियस कमिटीज बनाई गई हैं, जैसे कि नीलेकानी नंदन नीलेकानी कमेटी के बारे में भी एक जनरल आइडिया आपको इससे रिलेटेड होना चाहिए, डिजिटल बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड, है ना। तो ये चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वन ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये देखा इस 10 क्वेश्चंस, और आपके 10 में से जितने सही हुए हैं उसका आंसर, आपका स्कोर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अच्छे से सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 100 डेज का क्रैश कोर्स मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। और हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपसे 4000 से ज्यादा टॉप क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे, और उससे आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स को क्रैक करने की काफी सॉलिड हो जाएगी। तो प्रीलिम्स को आप अगर डेफिनेटली क्रैक करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो। बाकी फ्री आप के लिए सभी चीज प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पर, राइट। तो चलो अब हम कल की तैयारी अच्छे से करके आना। मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।